सोचिए, क्या मिडिल ईस्ट में लगी एक छोटी सी चिंगारी पूरी दुनिया में आग लगा सकती है। आज हम बात करने वाले हैं ईरान और इजराइल के बीच के बढ़ते तनाव की। एक ऐसा टकराव जिसका असर शायद हम सबकी जिंदगी पर पड़ने वाला है। तो चलिए इस उलझे हुए मामले को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि खाड़ी में कैसी अफरा तफरी मची हुई है। फिर जानेंगे कि कौन कौन से देश इस हमले की चपेट में हैं। इसका पूरी दुनिया पर और खासकर भारत पर क्या असर होगा, ये भी समझेंगे। और हाँ, ये भी जानना जरूरी है कि ये सब शुरू कैसे हुआ और आखिर में इतिहास हमें इस बारे में क्या चेतावनी देता है। ओके, तो बड़ी बड़ी जियोपॉलिटिकल बातों से पहले चलिए इस कहानी को जमीन से शुरू करते हैं। मतलब एक ऐसे इंसान के नजरिए से जो उस वक्त ठीक वही मौजूद था जब ये सब कुछ शुरू हुआ। सोचकर देखिए, दुबई में छुट्टियां मना रहे एक परिवार की एक आम सुबह कैसे पल भर में एक बुरे सपने में तब्दील हो गई। तो एक शख्स ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। उन्होंने बताया कि वो अपनी फैमिली के साथ दुबई में थे और उनके होटल के ठीक सामने एक जबरदस्त धमाका हुआ। आप सोचिए, वो तो लकी थे कि उनकी फ्लाइट टाइम पर निकल गई, लेकिन ये घटना दिखाती है कि कैसे सिर्फ एक पल में सब कुछ बदल जाता है। कैसे एक नॉर्मल छुट्टी का दिन अचानक जंग का मैदान बन जाता है। और देखिए, ये डर सिर्फ एक परिवार तक ही नहीं था। देखते ही देखते पूरे शहर में, जी हां, पूरे दुबई में दहशत फैल गई। दुबई एयरपोर्ट पर धुएं के बादल, सारी की सारी फ्लाइट्स कैंसिल, और तो और दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के पास मिसाइलों को हवा में ही इंटरसेप्ट किया जा रहा था। मतलब पूरा का पूरा शहर एक वॉर जोन में बदल चुका था। तो ये तो थी जमीन की हकीकत, मतलब आम लोगों ने क्या महसूस किया। लेकिन अब सवाल यह है कि मिलिट्री लेवल पर क्या हो रहा था, कौन किस पर हमला कर रहा था और क्यों। चलिए अब इस पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, इस पूरे टकराव में दो बड़े मिलिट्री एक्शन हुए। एक तरफ थी अमेरिका और इजराइल, जिन्होंने लॉन्च किया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। इनका सीधा मकसद था ईरान के मिसाइल प्रोग्राम और उसकी लीडरशिप को ही खत्म कर देना। और फिर इसके जवाब में ईरान ने शुरू किया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4, जिसमें उन्होंने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस पर जबरदस्त हमला बोला। लेकिन शुरुआती हमले की जो सबसे बड़ी और सबसे चौंकाने वाली खबर आई, वो थी ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी की मौत। अब ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी, बिल्कुल नहीं। इस एक हमले ने पूरे संकट को एक नए और बहुत ही खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा किया। पूरे रीजन में जैसे एक शॉकवेव दौड़ गई। और ईरान का जो जवाबी हमला था, उसका स्केल आपको दहला देगा। जरा सोचिए, सिर्फ यूएई पर 1137 मिसाइलें दागी गईं। हाँ, ये बात सही है कि इनमें से ज्यादातर को हवा में ही रोक लिया गया, लेकिन ये नंबर अपने आप में दिखाता है कि ईरान का ये हमला कितना बड़ा और कितना विनाशकारी हो सकता था। और पता है, ये जंग सिर्फ मिलिट्री ठिकानों तक ही सीमित नहीं रही। बहुत ही जल्द इसकी आग आम लोगों तक भी पहुंच गई। बहरीन में अमेरिकन नेवी के बेस पर डायरेक्ट हिट हुआ। एयरपोर्ट्स और होटल्स को निशाना बनाया गया। और सबसे दुखद बात तो ये है कि ईरान के ही एक शहर में लड़कियों के एक स्कूल पर बमबारी हुई। यह हमें एक बार फिर दिखाता है कि जंग में सबसे ज्यादा कीमत हमेशा आम लोगों को ही चुकानी पड़ती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो हजारों किलोमीटर दूर हो रहा है, तो फिर इसका हम पर, मतलब भारत पर क्या असर पड़ेगा। वेल, ये सिर्फ एक दूर देश की खबर नहीं है। इसके जो नतीजे हैं वो सीधे सीधे हमारी इकोनॉमी और हमारे अपने लोगों से जुड़े हुए हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये कहानी है 1 करोड़ से भी ज्यादा भारतीयों की। हमारे लोग जो खाड़ी देशों में रहते हैं, वहां काम करते हैं, वो सब अब इस जंग के बीचों बीच फंस गए हैं। और यहाँ भारत में उनके परिवार उनकी सुरक्षा के लिए दिन रात परेशान हैं। ये एक बहुत बड़ा ह्यूमन क्राइसिस है। इकोनॉमी की बात करें तो भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़। आप इसे भारत की ऑयल लाइफलाइन समझ सकते हैं। एक पतला सा समुद्री रास्ता है जहां से हमारा 50% से ज्यादा कच्चा तेल आता है। अब सोचिए, अगर ये रास्ता बंद हो गया तो भारत की पूरी इकोनॉमी हिल सकती है। और एक्सपर्ट्स इसे भारत के लिए एक नाइटमेयर सिनेरियो कह रहे हैं। अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद रहता है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू जाएंगे, महंगाई बेतहाशा बढ़ जाएगी और हमारे रुपये पर भी बहुत ज़्यादा दबाव आएगा। सीधी सी बात है, इसका असर हम सबकी जेब पर पड़ने वाला है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर हम इस खतरनाक मोड़ तक पहुंचे कैसे? मतलब अचानक ऐसा क्या हो गया कि हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और उन घटनाओं को समझते हैं जिन्होंने इस आग में घी डालने का काम किया। तो देखिए, कुछ ही महीनों के अंदर पूरी सिचुएशन हाथ से निकल गई। दिसंबर 2025 में ईरान में इकोनॉमी के हालात बिगड़े तो जबरदस्त प्रोटेस्ट शुरू हुए। जनवरी में सरकार ने बड़ी बेरहमी से उन प्रोटेस्ट को कुचल दिया। फिर फरवरी की शुरुआत में लगा कि शायद डिप्लोमेसी से, बातचीत से मामला सुलझ जाएगा। और तो और एक ओमानी मंत्री ने तो यहां तक कह दिया कि शांति समझौता बस होने ही वाला है। और ठीक उसके अगले ही दिन अमेरिका और इजराइल ने हमला कर दिया। ये शांति की हर उम्मीद पर एक तरह का क्रूर मजाक था। तो अब सवाल है, आगे क्या? भविष्य में क्या हो सकता है?
इसका जवाब शायद हमें इतिहास में मिल सकता है, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि किसी देश में सत्ता बदलने के लिए इस तरह का बाहरी दखल दिया जा रहा हो। देखिए, ईरान में इंटरवेंशन के लिए आज वही तर्क दिए जा रहे हैं जो 2003 में इराक के लिए दिए गए थे। क्या कि एक तानाशाह को हटाना है और शांति और लोकतंत्र लाना है। लेकिन इराक का नतीजा हम सबके सामने है ना। सद्दाम हुसैन को तो हटा दिया गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? देश अगले 20 साल तक जंग, अस्थिरता और आतंकवाद की आग में जलता रहा। तो यहाँ सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी सवाल यही खड़ा होता है, क्या इतिहास फिर से खुद को दोहरा रहा है? सद्दाम हुसैन और मुअम्मर गद्दाफी जैसे तानाशाहों को हटाने के बाद इराक और लीबिया में आम लोगों के लिए हालात बेहतर हुए या बदतर, हम सब जानते हैं। तो क्या ईरान का भी यही हश्र होने वाला है? क्या बाहरी दखल सच में शांति और लोकतंत्र लाता है, या फिर यह सिर्फ तबाही और बर्बादी का एक नया दौर शुरू करता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो भविष्य ही देगा, लेकिन इतिहास हमें एक बहुत गंभीर चेतावनी जरूर दे रहा है।